गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एरर के बारे में, जो क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एरर, व्हाट इज एरर? एक्चुअली एरर क्या होता है कि जैसे हम कोई फिजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें उसके मेजरमेंट, इस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है, दैट अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। लाइक हम समझ सकते हैं कि जैसे हम ग्रेविटी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वी नो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आती हैं, तो जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, अब एरर को समझने से पहले हमें दो टर्म्स यहां पे बहुत ज्यादा यूज होंगी, दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। पहले इन दोनों को समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एक्यूरेसी की। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है मेजरमेंट की, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, तो उस स्टैंडर्ड वैल्यू को बोला जाता है ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। और जो हम एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज निकालते हैं, दोज वैल्यूज आर कॉल्ड मेजर्ड वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज। तो एक्यूरेसी हमें बताती है कि जो भी हमने मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। मतलब एक्यूरेसी डिफाइन द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू। ठीक है, कि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना पास है, तो जितना ज्यादा पास होगी उतनी ही ज्यादा वो क्या होगी, मेजरमेंट एक्यूरेट होगी। ठीक है, और प्रिसिजन क्या होता है? प्रिसिजन हमें बताता है कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मान लो जी की वैल्यू 9.8, ग्रेविटी निकालने का एक्सपेरिमेंट करना है हमें, ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो पहले मान लीजिए हमारी वैल्यू 9.7 आई, दूसरी भी 9.8 आई, फिर तीसरी 9.8 भी कम आती है, 9.71 आई सपोज, या 9.9 आई, और नेक्स्ट वाली थर्ड डी वाली 10 आई। तो प्रिसिजन हमें बताता है कि जो ये मेजर्ड वैल्यूज हैं ये आपस में कितना क्लोज हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या बताती है? एक्यूरेसी बताती है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास में है, और प्रिसिजन बताता है कि जो मेजर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में कितना क्लोज हैं। इन दोनों को हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं, एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज ये आर्चरी बोर्ड है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। सपोज ये आर्चरी बोर्ड है, ये 4 आर्चरी बोर्ड्स बनाए मैंने। नाउ कि एक आर्चर ने शूट किया तो उसके जो रिजल्ट आए थे वो सपोज यहां पे है, उसने यहां पे शूट किया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, दिस इज ट्रू वैल्यू। सबको यहां पे मानना है ये ट्रू वैल्यूज है हमारी। अब आर्चर ने जब शूट किया तो उसने यहां पे स्ट्राइक किए, सारे स्ट्राइक अपने अपने, ठीक है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्राइक्स उसने किए वो ट्रू वैल्यू से काफी दूर में, तो हम क्या बोलेंगे, लो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नहीं है उसमें, लेकिन हाई प्रिसिजन, क्योंकि वो जो उसने वैल्यूज ये कलेक्ट की यहाँ पे जो स्ट्राइक किया, ये उसकी कहलाई जाएंगी मेजर्ड वैल्यूज। जो उसने यहाँ पे अचीव किया, जो हम एक्सपेरिमेंट में अचीव करते हैं वो मेजर्ड वैल्यूज होती है। जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसकी, जो फाइनल रिजल्ट जो हमारा माना जाता है वो होती है ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं कि जो एक्यूरेसी है वो लो है और जो प्रिसिजन है वो क्या है, हाई है। सेकंड, कि सपोज उसने जो स्ट्राइक किया वो ऐसे किया, अब यहां पे देखो जो उसने स्ट्राइक किया वो लगभग ट्रू वैल्यू के ऊपर किया, ठीक है, यानी वहां पे उसकी एक्यूरेसी क्या है, हाई है। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, हाई एक्यूरेसी एंड लो। और प्रिसिजन देखो काफी डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो यहां पे बोला जाएगा लो प्रिसिजन। ठीक,
अब देखो सपोज उसने ऐसे, अगर वो ऐसे शूट करता था कि एक यहाँ शूट किया, एक यहाँ शूट किया, एक यहाँ शूट किया, एक यहाँ शूट किया, तो ना ही इसमें एक्यूरेसी है, ना ही ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है, ना ही ये आपस में ज़्यादा क्लोज है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी उसकी, लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन। समझ बात मेरी? तो पहले वाले में क्या हुआ था, लो एक्यूरेसी काफ़ी दूर था, प्रिसीजन हाई था। यहाँ पे क्या होगा, हाई एक्यूरेसी हो गई लेकिन प्रिसीजन क्या हो गया, लो हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, लो एक्यूरेसी और लो प्रिसीजन। अगर वो क्या करे कि सारे के सारे एक ही पॉइंट पे बिल्कुल क्लोज स्ट्राइक करे, ठीक है, बहुत सारे के सारे मिड पॉइंट पे बिल्कुल क्लोज अगर उसने स्ट्राइक कर दिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों चीजें हाई हो जाएंगी, प्रिसीजन भी हाई और एक्यूरेसी भी हाई। तो देखो इस तरीके से इसको हम एक एक्सपेरिमेंट समझ सकते हैं, और यहां पे हम देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट पे हमारे पे रिजल्ट किसी भी तरीके से आ सकता है। लाइक फर्स्ट वाले में लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, ठीक है, सेकंड वाले में हाई एक्यूरेसी बट प्रिसीजन क्या है, लो है। इसमें क्या है, दोनों चीजें लो हैं, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू काफी ट्रू वैल्यू से काफी दूर है और आपस में भी काफी दूर है। और यहाँ पे क्या है, दोनों चीजें हाई है, दोनों के दोनों क्या है, ट्रू वैल्यू के भी क्लोज है और आपस में भी मेजर्ड वैल्यूज क्लोज है। तो ये इस तरीके से हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब एरर क्या बताया था मैंने कि दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है। नाउ बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर की। तो बेसिकली एरर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर, सेकेंड वन इज रैंडम एरर, ठीक है। अब नाउ सिस्टमैटिक एरर फर्दर डिवाइडेड। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होती है कि ये एरर एक पर्टिकुलर सिस्टम में आएगी, लाइक इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही तो डिक्रीजिंग, मतलब इसका जो हमें कॉज होगा वो नोन होगा, ड्यू टू नोन कॉज। मतलब हमें पता होगा कि एरर कहाँ से आ रही है, किस वजह से आ रही है, तो हम इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कैसे आ सकती है, तो फर्स्ट टाइप होगा इसका इंस्ट्रूमेंटल एरर। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि द एरर अकर ड्यू टू द फॉल्टनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट अगर हमारा खराब है तो उसकी वजह से जो एरर आएगी दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसको हम एक्सपेरिमेंटल एरर भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर, और प्रोसीजर एरर भी इसको जो कभी कभी बोला जाता है। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने प्रोसीजर में ही कुछ गड़बड़ कर दिया, जो वायर कहीं पे कनेक्ट करी थी उसको दूसरी जगह टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, या वोल्टमीटर अगर पैरेलल में कनेक्ट करता तो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, वोल्टमीटर हमारा सही है लेकिन हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो रीडिंग खराब देगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ह्यूमन एरर, और पर्सनल एरर भी इसको कहीं कहीं जगह पे बोला जाता है, और ह्यूमन एरर। अब ये कौन सी एरर है, ये जो एरर होती है जिसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, हमने प्रोसीजर भी सही किया, लेकिन फाइनल रीडिंग लेते हुए हमने ऑब्जर्वेशन लेने में गड़बड़ कर दी, तो दैट एरर इज कॉल्ड पर्सनल एरर और ह्यूमन एरर, ठीक है। तो अब इसको एक बार से फिर से समझ लेते हैं कि जो सिस्टमैटिक एरर है वो नॉन कॉज की वजह से आएगी, मतलब जिनका हमें ऑलरेडी पता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट खराब है तो हमें पता होगा भाई इंस्ट्रूमेंट खराब है तो हम उसको बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। इन एरर्स को हम इजीली मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर और पर्सनल एरर को, क्योंकि हमें पता है कि ये कहाँ से आई है। इंस्ट्रूमेंट खराब होगा हम इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस कर देंगे, एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर खराब होगा तो प्रोसीजर सही करेंगे, बाद में थोड़ा केयरफुलनेस के साथ अगर हम वो लेते हैं रीडिंग लेते हैं तो ये एरर भी एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब जो रैंडम एरर होती है ये आती है अननोन फैक्टर्स के कारण, ड्यू टू अननोन
अननोन फैक्टर्स, या फिर हमें पता नहीं होगा कि एक्सपेरिमेंट में एरर आई कहाँ से। जैसे हम जनरली हमने देखा है कि हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते तो बहुत एक्यूरेट, जैसे ग्रेविटी वैल्यू 9.8 तो बहुत जनरली नहीं आती है, उसके आसपास की वैल्यूज हमारे पास मिलती है, फिर हम क्या करते हैं लास्ट में एवरेज लेते हैं। तो रैंडम एरर का क्या होगा कि ये उन फैक्टर्स की वजह से आएगी जो अननोन है, जिसके बारे में हमें पता नहीं। मान लो हम केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, जरा सा स्लाइटली टेम्परेचर चेंज हो गया तो एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, रीडिंग्स चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप की एरर का हम ऐसा कोई मेथड नहीं निकाल सकते कि जनरली इसको एलिमिनेट किया जाए। इसका सिर्फ एकमात्र एक सॉल्यूशन क्या है कि बाय टेकिंग एवरेज। आपने सबने देखा होगा जो हम एक्सपेरिमेंट करते थे लैब में 9th-10th क्लास में, तो हम क्या करते थे कि 6-7 रीडिंग लेते थे या 8-10 रीडिंग लेते थे किसी भी एक्सपेरिमेंट की, और फिर लास्ट में क्या करते थे उसका एवरेज निकालते थे। और एवरेज हम क्यों निकालते थे, एवरेज हम बेसिकली इसीलिए निकालते थे ताकि उस एक्सपेरिमेंट में जो भी एरर्स आई हैं ड्यू टू अननोन फैक्टर्स, ठीक है, वो एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते थे, उनका एवरेज लेते। नंबर ऑफ रीडिंग्स का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, और वही एवरेज इन रैंडम एरर्स को क्या करेगा, बिल्कुल एलिमिनेट करेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मिनिमाइज जरूर कर देगा, ठीक है। एक और टाइप के एरर हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LCE, लीस्ट काउंट एरर। नाउ व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या होती है कि जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, ठीक है, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एरर ये, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, मान लीजिए हमने एक लेंथ ली, लेंथ जो है किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो होती सपोज 10.1 मिलीमीटर, ठीक है, 10.1 मिलीमीटर। अब जो हमारा कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी एक मिनिमम रीडिंग होती है जो उससे कम नहीं ले पाता। जैसे हमारा नॉर्मल जो स्केल होता है, नॉर्मल जो स्केल होता है उसकी मिनिमम रीडिंग कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। तुमने और डिवाइसेस सुने होंगे जैसे वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स की मिनिमम रीडिंग क्या होती है, 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गॉज की मिनिमम रीडिंग कितनी होती है, 0.01 मिलीमीटर। इससे नीचे वो मेजर नहीं कर पाएंगे। अब सपोज कि हम इस लेंथ को एक नॉर्मल स्केल से मेजर कर सकते हैं जो 1 मिलीमीटर की मिनिमम रीडिंग ले सकता है। तो जब हम उससे इसको मेजर करेंगे तो वो 0.1 मिलीमीटर को क्या मेजर करेगा, नहीं करेगा। वो इसकी एरर इसकी लेंथ कितनी बताएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीमीटर बताएगा। इसका मतलब इस नॉर्मल स्केल की वजह से, नॉर्मल स्केल की वजह से, जो हमने मेजरिंग स्केल होता है हमारा, उसकी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट में क्या, इस मेजरमेंट में क्या ट्रू वैल्यू ये थी, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास ये आएगी क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट ये यूज किया, ये 1 मिलीमीटर से रेंज से नीचे नहीं जा सकता, तो 10 मिलीमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से इसमें क्या आ गई, एरर आ गई। तो इसी तरह की एरर को बोला जाता है लीस्ट काउंट एरर। और लीस्ट काउंट क्या होती है, लीस्ट काउंट होती है हमारी कि मिनिमम रीडिंग जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, दैट इज लीस्ट काउंट। और उसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आती है दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर, नॉट इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर अलग चीज है, लीस्ट काउंट एरर अलग चीज है, ठीक है। लीस्ट काउंट रहते हैं इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से कि इससे नीचे वो मेजर ही नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टर्म्स यूज इन एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस में जो हम टर्म्स यूज करेंगे, मतलब अभी तक हमने एरर्स के बारे में पढ़ा कि एरर्स कैसी होती है, क्या होती हैं। अब उनको निकालने के लिए एरर कितनी है, कैसे है, उसको निकालने के लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं, वो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म आती है एरर में, सबसे पहली टर्म में आपको भी डिस्कस किया था, दैट इज ट्रू वैल्यू। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं T.V, ट्रू वैल्यू। ना ट्रू वैल्यू क्या चीज होती है, अब एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू निकाली कैसे जाती है। ट्रू वैल्यू क्या होती है, द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। जो हमारे पे जैसे ग्रेविटी के 9.8 तो उसकी ट्रू वैल्यू हमें पता है कि भाई किसी वो रीजन अलग, वो अलग है कि वो चेंज करता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे 9.8 है तो वो उसकी जगह पे क्या होगी, ट्रू वैल्यू होगी। अब किसी एक्सपेरिमेंट में हम ट्रू वैल्यू मेजर कैसे करेंगे, या फिर हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा तो ट्रू वैल्यू मेजर कैसे करेंगे। तो न्यूमेरिकल में क्या होगा कि हमें काफ़ी मतलब अलग अलग तरीके न्यूमेरिकल, पर बेसिकली क्या होता है एक्सपेरिमेंट में कि हमारे पास हम क्या करते हैं, अलग अलग रीडिंग्स निकालते हैं। सपोज हमारी जो रीडिंग्स आई, जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज आई, वो आई A1, A2, A3 अप टू AN। दीज आर आवर मेजर्ड वैल्यूज।
हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमें मेजर्ड वैल्यूज क्या मिली, A1 A2 A3 और AN, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, इन मेजर्ड वैल्यूज का क्या ले लिया जाता है, एवरेज। हमने बताया था A2 A3 अप टू AN, और इस एवरेज की वजह से ही कौन सी एरर मिनिमाइज हो जाती है, रैंडम एरर भी क्या हो जाती है हमारी, मिनिमाइज हो जाती है। तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका यह है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है बार। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबका क्या ले लेंगे, मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज ले लेंगे। न्यूमेरिकल में हमें जनरली मेजर्ड वैल्यूज दी रहती हैं, हम उसका क्या कर लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो हमें एक्सपेरिमेंट में क्या मिल जाएगी, ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, A बार हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट एरर। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, देखो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मीन्स इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, डेल्टा ए ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यूज। तो इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब मेजर्ड वैल्यूज क्या है हमारे पास, A1 A2 A3 अप टू AN। ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास, A बार, अभी हमने निकाला। तो इस वजह से हर स्टेप में क्या आएगी, हमारी अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स आएंगी। जैसे पहला एब्सोल्यूट एरर सपोज हमारा डेल्टा A1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू क्या है सबके लिए सेम, A बार माइनस A1। दूसरा एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारा, A2, A बार माइनस A2। सिमिलरली करते हुए डेल्टा AN, फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या होगा हमारा, A बार माइनस AN। तो ये आएंगे हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। अब क्योंकि ट्रू वैल्यू जो होती है वो एवरेज है, तो एवरेज इनकी कहीं बीच की वैल्यू होगी, तो इसमें रिजल्ट कहीं पे और पॉजिटिव आएगा, कहीं पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वो आने चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं कुछ वैल्यूज उससे बड़ी होंगी, कुछ वैल्यूज उससे छोटी होंगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या चीज होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है कि अभी हमने पिछले वाले एब्सोल्यूट एरर में क्या पढ़ा था कि हमारे पास कई सारी एब्सोल्यूट एरर आई थी। डेल्टा A1 कितना आया था, A बार माइनस A1। डेल्टा A2 ये क्या थी, एब्सोल्यूट एरर थी हमारे पास, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और डेल्टा AN क्या था, A बार माइनस AN। तो ये क्या आई थी हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर आई थी। नाउ व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि इन एब्सोल्यूट एरर्स का के पॉजिटिव का एवरेज, मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव्स आएंगे तो हम उसे क्या कर देना, सबका मॉड कर देना है, सबका मॉड करेंगे और उनके मॉड का मॉड्यूलस का एवरेज जब हम ले लेंगे तो हमें कौन सी एरर मिलेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डेल्टा A। तो जब हम ये करेंगे या फिर इसको मीन दे रहे हैं तो इसको डिनोट कर सकते डेल्टा A बार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा A1, मतलब अगर नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा A2 अप टू मॉड ऑफ डेल्टा AN। मॉड के बारे में सबको पता होगा कि ये क्या करता है, नेगेटिव साइड को एलिमिनेट करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं, जितनी भी हमारी एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं, उन सब का मॉडुलस करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और उनका जब हम एवरेज ले लेंगे तो हमें कौन सी एरर मिलेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये सब हम न्यूमेरिकल से समझेंगे बाद में, एक न्यूमेरिकल कर लेंगे जिसमें हम सारी ये चीज़ें निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, रिलेटिव एरर। रिलेटिव इसका एक दूसरा नाम और होता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर की नो व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर, इन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू का सिंबल था
ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो भी हमने निकाला। तो एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में कैसे प्रोसेस स्टार्ट से देखो, अगर हमें रीडिंग दी होंगी A1 A2 A2 AN, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे, कभी दी होगी कभी नहीं दी होगी, नहीं दी होगी तो हम निकाल लेंगे, क्या करेंगे, सबका एवरेज ले लेंगे। उसके बाद निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से, ठीक। उसके बाद कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे इस तरीके से, जो हमारा ये एवरेज आया मीन एब्सोल्यूट एरर का, और ट्रू वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज आता है, दोनों का रेशियो, ठीक। उसके बाद आती है हमारी परसेंटेज एरर, ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है। परसेंटेज एरर ये कुछ खास नहीं होता, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, मतलब इस चीज को, फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू 100 ही तो करते हैं। तो परसेंटेज एरर को हम बेसिकली ऐसे निकाल सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर दैट इज डेल्टा ए बार अपॉन ए बार दैट इज ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा हमारा क्या, परसेंटेज एरर, ठीक। The period of oscillation of a simple pendulum in an experiment is recorded as 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80 seconds। हमें निकालना क्या है, मीन टाइम पीरियड और एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। अब हम देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज। तो सॉल्यूशन देखें कैसे करना है। सबसे पहले हमने लिख लेना है मेजर्ड वैल्यूज। मेजर्ड वैल्यूज क्या है हमारे पास, मेजर्ड वैल्यूज फर्स्ट वहाँ पे A1 A2 लिया तो हम T1 T2 लेते हैं। तो T1 कितना है हमारे पास, 2.63 सेकेंड्स। T2 कितना है, 2.56 सेकेंड। T3 कितना है, 2.42 सेकेंड। T4 कितना है, 2.71 सेकेंड। एंड T5 कितना है, 2.80 सेकेंड। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन टाइम पीरियड। तो मीन टाइम पीरियड के लिए सबका क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, और यही क्या होगी इसकी, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं हम ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मीन टाइम पीरियड इज एवरेज, T1 T2 T3 T4 T5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। सबसे पहले स्टेप क्या था हमारा, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, और वो क्या है, मीन टाइम पीरियड। तो मीन टाइम पीरियड हमने निकाल दिया, T1 T2 T3 T4 T5 T5 डिवाइडेड बाय 5, n की जगह पे आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके आना चाहिए 13.12 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 10.56 और 30, 2.624 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम ले सकते हैं 2.62 सेकेंड। तो लगभग हमारा पास आ गया, वैल्यू आ गई 2 पॉइंट से डेसिमल तक लेना, तो हमने 2 डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि 5 से लेस है तो नहीं इंक्रीज करेंगे, 2.62 सेकेंड हमारे पास मीन टाइम पीरियड आ गया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। मीन टाइम पीरियड हमारे पास आ गया। अब सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है, इन ईच स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, डेल्टा T1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T बार माइनस T1, ठीक है। सेकंड स्टेप में एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा T2, ये क्या हो जाएगा, T बार माइनस T2। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगी, डेल्टा T3, ये क्या हो जाएगा, T बार माइनस T3। फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा T4, ये हो जाएगा T बार माइनस T4, और फिर हो जाएगा डेल्टा T5, ये हो जाएगा T बार माइनस T5।
तो अब हर स्टेप में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और यही क्या होगा, हमारी एब्सोल्यूट एरर्स होंगी इन ईच स्टेप, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस। तो चलो कैलकुलेट करें। 2.62 माइनस 2.63 कितना आएगा, ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू है, माइनस 0.01, ठीक है ना, दिस माइनस दिस, इससे इसको माइनस करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू है, तो 12 में से 6 का कितना होता है, 6। कैलकुलेट आपको खुद करना है, 0.06, ठीक है। नेक्स्ट ये 0.20, ठीक है। अब करेंगे इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.09 सेकेंड्स, ठीक है। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.18 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। अब निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा टी बार। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 सबका मॉड हो जाएगा, डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइडेड बाय 5। जब वैल्यूज रख के इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.11 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे हम परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, दैट इज डेल्टा टी बार डिवाइडेड बाय टी बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा 4.2%, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, बाय।